हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड मार्च मंथ के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं, वो है एमेजोनिया 1। एमेजोनिया 1 एक सैटेलाइट का नाम है जो कि ब्राजील कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि ब्राजील कंट्री की कौन सी सैटेलाइट को इसरो के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया। आई रिपीट, वो है एमेजोनिया 1। ठीक है, दूसरी तरफ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसरो ने ब्राजील की कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया, या फिर इसरो ने एक एमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च की, वो किस कंट्री की सैटेलाइट थी, वो थी ब्राजील की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ये वो देखते हैं। सबसे पहले ये है आपका एमेजोनिया 1। एमेजोनिया 1 क्या है? सबसे पहले तो ये एक सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, ये सैटेलाइट आपकी ब्राजील कंट्री की है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था इसरो के द्वारा, मतलब इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया, ब्राजील की सैटेलाइट को एमेजोनिया 1। इसरो की ने लॉन्च किया, इसरो का जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से इसको लॉन्च करा गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च करा गया। ठीक है, एंड ये भी पूछा जाए तो किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, तो आपका जो लॉन्चिंग व्हीकल पूछा जाए तो वो है PSLV। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया, उसके साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया, जिसमें से 5 इंडिया की थी और बाकी 13 सैटेलाइट आपकी USA की थी। इन सबको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और ये सैटेलाइट लॉन्च की गई पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51, जो कि PSLV C51 है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। जो एमेजोनिया 1 है ये आपका फर्स्ट डेडिकेटेड PSLV कमर्शियल मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। ऑलराइट, जो कि एक इसरो का कमर्शियल आर्म है। इसरो का जो फर्स्ट लॉन्च था 2021 का, इट हैज लॉन्च 14 मिशन इन 2021। फिर एमेजोनिया 1 की अगर हम बात करें, ये एक इट इज एन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की सैटेलाइट ब्राजील में जो है उनकी ये ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाली है। ये पहली सैटेलाइट होगी दैट विल बी कंप्लीटली डिजाइंड, इंटीग्रेटेड, टेस्टेड एंड ऑपरेटेड बाय INPE। ऑलराइट, चलिए ठीक है। फिर NSIL took the mission under a commercial agreement with the Spaceflight Incorporation USA। ये आपको प्रोवाइड करेगा रिमोट सेंसिंग डाटा टू यूजर्स फॉर मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन रीजन एंड एनालिसिस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर अक्रॉस ब्राजील। ब्राजील से रिलेटिव वहाँ डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है अमेजोन रीजन में, उसका डाटा प्रोवाइड करेगा। फिर जो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि मान ले आपकी जो क्रॉप है उसकी जो स्पीशीज है वो क्या फैल रही हैं, जो वो मतलब एक स्पीशीज जैसे मान लो कहीं जगह राइस ही ग्रो होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम थोड़े टाइम के बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो गया, उससे शिफ्ट होकर उसके जो साथ वाली नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग लैंड है, वहां पे भी आपका राइस ग्रो होने लग गया। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन, फैलना। उसी में मान लो कोई उस पर्टिकुलर लैंड में जहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है, पहले मान लो वहाँ पे कोई फ्लावरिंग स्पीशीज ग्रो नहीं होती XYZ पर्टिकुलर, लेकिन अब क्या है थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे वो XYZ फ्लावरिंग स्पीशीज ग्रो होने लगी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अब क्या है कि फैलाव हो रहा है उनकी सीड्स वगैरह होगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर आगे द डाटा विल बी यूटिलाइज्ड फॉर मॉनिटरिंग कोस्टल रीजन्स, वाटर रिजर्वेयर्स, नेचुरल एंड कल्टिवेटेड फॉरेस्ट एंड प्रेडिक्शन ऑफ पॉसिबल इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। मतलब वाटर रिजर्वेयर्स ठीक है या नहीं, कोई नेचुरल कल्टिवेशन कर रहा है यहाँ पे या नहीं कर रहा है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, क्या आने वाले टाइम पे कोई भारी कैलेमिटी भी आ सकती है या नहीं आ सकती। ऑलराइट, फिर इसका 4 साल का मिशन का टाइम रहेगा और इसकी 637 kg एमेजोनिया 1 की वेट रहेगा। ऑलराइट, तो याद रखिएगा एमेजोनिया 1 आपकी जो सैटेलाइट है ये है ब्राजील की, एंड इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा यूजिंग PSLV। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और सैटेलाइट की जिसका नाम है आर्कटिका M। आर्कटिका M आपकी रशिया की सैटेलाइट है, एंड ये आर्कटिक रीजन को मॉनिटर करने के लिए पहली सैटेलाइट होने वाली है। ऑलराइट, चलिए इससे रिलेटेड अगर हम डाटा देखें, आर्कटिका M ये एक सैटेलाइट है, कहां की? रशिया की। ठीक है, और ये फर्स्ट सैटेलाइट होगी जो कि आर्कटिक रीजन पे मॉनिटर करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए जो सैटेलाइट बनाई गई है वो पहली सैटेलाइट आर्कटिका M है, एंड ये रशिया की है। ऑलराइट, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें जो लॉन्च करने के लिए इस सैटेलाइट को रॉकेट यूज किया गया वो कौन सा था, वो है SOYUZ सोयूज 2.1B रॉकेट। इस रॉकेट का यूज किया गया रशिया के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें। और इसको लॉन्च कहां से किया, कजाकिस्तान से। रशिया लॉन्च द आर्कटिका M, द फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन द आर्कटिक रीजन। ठीक है, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट से। कहां से, कजाकिस्तान से। फिर आर्कटिक M जो है ये आपकी 2 सैटेलाइट में से पहली सैटेलाइट है जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च की गई, क्रिएटिंग अ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम टू मॉनिटर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द आर्कटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्कटिक का क्लाइमेट और उसके एनवायरनमेंट पे रिसर्च करने के लिए ये पहली सैटेलाइट है। एंड इसके बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी ताकि एक पूरा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम बन सके। द सेकेंड आर्कटिका सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी 2023 में। की पॉइंट्स देखें तो द सैटेलाइट विल बी एबल टू मॉनिटर एंड टेक इमेजेस। हर 15 से 30 मिनट में ये आपकी इमेज लेगी और फिर उसको भेज देगी। ठीक है, द सैटेलाइट विल बी एबल टू रीट्रांसमिट डिस्ट्रेस सिग्नल फ्रॉम शिप, एयरक्राफ्ट, पीपल इन द रिमोट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कॉस्पास सरसर रिसर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम। ऑलराइट, तो मेन चीज आपको यही याद रखने की है कि आर्कटिका M ये जो सैटेलाइट रहने वाली है ये आर्कटिक रीजन पे रिसर्च करने के लिए, क्लाइमेट और वहाँ के इन्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है रशिया के द्वारा कजाकिस्तान से। ऑलराइट, और जो रॉकेट रहेगा वो है सोयूज 2.1B रॉकेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिसेंटली एक इसरो और नासा की एक जॉइंट डेवलपमेंट, एक कॉरपोरेशन साइन अप हुआ था रिसेंटली जिसका नाम रहा निसार। अगर हम निसार को देखें तो इसका जो नाम को अगर हम तोड़ के देखें NISAR, तो N तो होता आपका नासा के लिए, I हो गया इसरो और सार हो गया आपका सिंथेटिक अपर्चर सिस्टम। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, सार हो गया सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अगर इससे रिलेटेड हम डाटा, अगर जो क्वेश्चन देखें जो बनने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले तो देखो निसार, इसको ब्रेक कर लो, नासा, इसरो, सार, एंड सार है आपका सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ऑलराइट, तो नासा, इसरो, सार, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन दोनों ने मिलकर काम करा निसार पर। निसार क्या आपका एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाली है ताकि अच्छे से क्लाइमेट चेंज वगैरह पे या नेबरिंग कंट्रीज पे पूरे से ध्यान दिया जा सके। ऑलराइट, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन नाम ही बता रहा है कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर अगर हम इससे रिलेटेड डाटा देखें कि इसरो हैज कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रेडार कॉल्ड निसार, नाम रखा गया किसके हेल्प से, ये आपकी नासा की हेल्प से। क्या करेगा ये निसार, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करेगा ये। इट विल बी यूज फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। The radar penetrates the cloud and darkness, enabling NISAR to produce high quality images round the clock in any weather। मतलब चाहे वहाँ पे बादल हो, चाहे वहाँ पे अंधेरा हो, निसार बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकता है वहाँ पे 24 घंटे। निसार आपकी पहली सैटेलाइट मिशन रहेगी। इसके अलावा एक और मिशन यूज किया जाएगा, लिखा है ना कि निसार इज द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज 2 डिफरेंट रेडार फ्रीक्वेंसी। मतलब ये आपकी पहली सैटेलाइट मिशन रहेगी जिसमें 2 रेडार फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाएगा, L बैंड एंड S बैंड, टू मेजर द चेंजेस इन आवर प्लेनेट सरफेस। द एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग निसार वॉज साइंड बिटवीन नासा एंड इसरो इन 2014। देन अगर हम निसार की बात करें, द ऑब्जर्वेशन मिशन इज टारगेटेड टू बी लॉन्च एज अर्ली इन 2022 में लॉन्च करने की बात की गई। कहां से, इसरो ही इसको मतलब लॉन्च करेगा। कहां से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। फिर जो पर्पस है इस मिशन का वो यही है, टू मेजर अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम, डायनामिक सर्फेसिस, आइस मासेस, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, नेचुरल हैजार्ड, सी लेवल राइजिंग एंड ग्राउंड वाटर। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोसिस्टम में, क्लाइमेट में, कहाँ पे कौन सा प्रेशर डेवलप ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर एरिया बन रहा है कि वहाँ पे तूफान आ सकता है, सी लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो एंटार्क्टिका है क्या वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पिघल रही है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी इस मिशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक साउंडिंग रॉकेट की जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा एंड उसका नाम रहेगा RH-560।
तो सबसे पहले देखते हैं RH क्या है। RH बिलोंग्स टू रोहिणी सीरीज, ये एक रोहिणी सीरीज है रॉकेट्स की, इसलिए इसका नाम RH560 रखा गया। एंड ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है एंड ये लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ऑलराइट, RH560। RH की सिग्निफिकेंस है कि मतलब ये रोहिणी सीरीज से बिलोंग करता है, रॉकेट्स की जो रोहिणी सीरीज है उससे बिलोंग करता है। एंड ये लॉन्च कहां से किया जाएगा, ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ऑलराइट, RH560 एंड कौन, इसरो के द्वारा। ऑलराइट, और ये क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट। ऑलराइट, चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे डाटा देखते हैं इससे रिलेटेड कि इसरो लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट जिसका नाम रोहिणी सीरीज पे था, RH560। कहां से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि जो ये आपका रॉकेट है ना, ये क्या करेगा, ये स्टडीज कैरी आउट करेगा अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स में ऑन ऑल्टीट्यूड वेरिएशंस इन द न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। मतलब वहां पे ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके वेरियस आपके रिसर्चेस को कैरी आउट करेगा ये। फिर RH560 ये आपका 2 स्टेज रॉकेट है दैट कैन रीच अ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ 548 किलोमीटर्स। ठीक है, इसका नाम RH560 है, इसका मतलब RH से तो रोहिणी हो गया और 560 है ना, जो इसका क्या है, डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि रोहिणी RH तो रोहिणी है लेकिन 560 जो है इसका डायमीटर ऑफ द रॉकेट है mm में, मतलब मिलीमीटर में 560। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं रोहिणी सीरीज के बारे में। इन 1975 ऑल साउंडिंग रॉकेट्स ऑफ इसरो वर कंसोलिडेटेड अंडर द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। एट प्रेजेंट 3 रोहिणी सीरीज साउंडिंग रॉकेट्स RH200, RH300 MK2 एंड RH560 MK2 आर अंडर ऑपरेशन। दीज रॉकेट्स आर कैपेबल ऑफ कैरिंग 8 to 100 kg पेलोड एंड रीच एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 to 475 किलोमीटर, इतने तक जा सकते हैं। ये फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा 1963 में किया गया था त्रिवंतपुरम केरला से। एंड इसरो स्टार्टेड लॉन्चिंग इंडिजिनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट्स इन 1965। फिर जो अपने बनाने लग गए थे इसरो ये साउंडिंग रॉकेट्स, कब से, 1965 से। तो ये आपका RH560 रॉकेट का नाम याद रखना, इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये एक साउंडिंग रॉकेट है एंड ये रोहिणी सीरीज से बिलोंग करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रशिया की एक स्पेस एजेंसी का आपको सबको नाम पता ही है, रोसकॉस्मोस। ये रिसेंटली इन्होंने 38 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है जो कि 18 कंट्रीज से बिलोंग करती हैं टोटल। ऑलराइट, 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जो कि 18 कंट्री से बिलोंग करती हैं यूजिंग अ रॉकेट का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा सोयूज 2.1A रॉकेट। ठीक है, उधर बी था, ये 2.1A रॉकेट रहेगा। ऑलराइट, रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने लॉन्च की 38 सैटेलाइट, 18 कंट्रीज की हैं ये सैटेलाइट। सोयूज 2.1A रॉकेट से लॉन्च की जाएंगी एंड कहां से, कजाकिस्तान से लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज, मेन चीज आपको इसमें यही याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। ऑलराइट, फिर इसके बारे में अगर पढ़ें तो जो कंट्रीज रहेंगी 18 कंट्रीज हैं, उसमें साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, ब्राजील हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज याद रखना का, एक और सैटेलाइट थी इसमें जो कि है चैलेंज 1, जो कि फर्स्ट एवर सैटेलाइट टू बी मेड कंप्लीटली इन ट्यूनीशिया। इट वाज क्रिएटेड बाय द टेलीनेट कम्युनिकेशंस ग्रुप। ठीक है, वेरी गुड, तो हो गई चीज याद, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि रिसेंटली क्लियर स्पेस एसए इज एमिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्टिव डर्बेज रिमूवल मिशन। मतलब क्लियर स्पेस के द्वारा एक आपका, जैसे हमने देखा है कि जो सैटेलाइट्स वर्क नहीं करती, स्पेस डर्बेज होती है, जो जंक आपका स्पेस में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, वो क्या है कि वो कूड़ा कबाड़ा है एंड वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है आपके सैटेलाइट्स के लिए या रॉकेट्स के लिए जो आपके ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कूड़ा भी साथ साथ वहां पे रिजॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है जंक का, तो उसको रिमूव करने के लिए क्लियर स्पेस के द्वारा ये एक मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 तक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया और जापान का एक कोलैबोरेशन रहने वाला है, मतलब इसरो का और जाक्सा का। जाक्सा आपकी जापान की स्पेस एजेंसी है, इनका एक कॉपरेशन रहने वाला है जिसका नाम रहेगा लूपेक्स, LUPEX। ये आपका एक कॉपरेशन है लूनर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन पर।
ठीक है, आई रिपीट, लूनर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन पे ये लूपेक्स का एक कोलैबोरेशन रहेगा इसरो और जाक्सा का। बेसिकली ये क्या करेंगे कि चांद पे जाकर वहां पर पानी का अवशेष ढूंढेंगे कि पानी वहां पर है या नहीं, क्या वहां पे मिनरल्स मिल सकते हैं, मतलब काफी सारी रिसर्च वहां पे कैरी आउट की जाएगी रिलेटेड टू वाटर मिनरल्स ऑन मून। एंड ये मिशन रहने वाला है जॉइंट इनिशिएटिव किसका, इसरो इंडिया, जाक्सा जापान। ठीक है, तो इसरो जो कि है इंडिया की प्लस जाक्सा ये है आपकी जापान की स्पेस एजेंसी। ठीक है, इन दोनों मिलके क्या करेंगे, ये लूपेक्स पे वर्क करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, लूपेक्स। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जाक्सा मिलके आपका लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पे जॉइंटली वर्क करने वाले हैं। ये लूपेक्स आपका एक रोबोटिक लूनर मिशन रहने वाला है जो कि एम्स टू सेंड अ लैंडर एंड अ रोवर टू द मून साउथ पोल इन द ईयर 2024। एक चीज और याद रखिएगा, ये साउथ पोल पे जाने वाले हैं मून पे एंड 2024 तक जाएंगे। ये भी चीज पूछी जा सकती है कि इसरो और जापान जब वर्क कर रहे हैं वो कहां पे लैंड करेंगे, मून के कौन से पार्ट पर, तो वो साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं एंड 2024 तक। नेक्स्ट, कि ये जो आपका इसरो और जाक्सा का जब ये हुआ, इसमें से जो इसरो मीटिंग हुई तो इसरो के जो चेयरमैन के सिवान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड जो जापान की डेलीगेशन थी हिरोशी यामाकावा, वो प्रेसिडेंट है जाक्सा के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर अदर कोलैबोरेशन एक्टिविटीज रहेंगी कि टू साइड्स आल्सो रिव्यूड द ऑनगोइंग कोऑपरेशन इन द अर्थ ऑब्जर्वेशन, लूनर कोऑपरेशन एंड सैटेलाइट नेविगेशन। The two sides signed an implementing arrangement for collaborative activities on rice crop area and air quality monitoring using satellite data. फिर लूपेक्स की बात करें तो अंडर लूपेक्स मिशन जाक्सा विल प्रोवाइड अंडर डेवलपमेंट H3 लॉन्च व्हीकल, मतलब जाक्सा क्या प्रोवाइड करेगा, H3 लॉन्च व्हीकल, और इसरो क्या प्रोवाइड करेगा आपका, फॉर प्रोवाइडिंग द लैंडर सिस्टम। इसरो आपका लैंडर सिस्टम प्रोवाइड करेगा और जाक्सा प्रोवाइड करेगा H3 लॉन्च व्हीकल। मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि ऑब्जर्व एरियाज विच आर वाटर बिलीव, जैसे मैंने आपको बताया कि वेयर वाटर इज बिलीव टू एग्जिस्ट ऑन मून, पानी पा सकता है, पानी के जो डाटा उसको मतलब डाटा लेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे काफ़ी चीज़ की, कैसे क्या वाटर हो सकता है, वाटर में क्या आपके फॉर्म्स हो सकते हैं, किस फॉर्म में वाटर मिलेगा, वाटर के अलावा क्या वहाँ पे कोई और हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, यानी तो वेरियस चीज़ों पे जो पानी से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो सकती है मून के साउथ पोल रीजन पे। रिमेंबर साउथ पोल इंपॉर्टेंट है, मून के साउथ पोल रीजन पे वो वर्क होंगी। इंडिया का काम रहेगा इसरो का लैंडर भेजना और जाक्सा का क्या रहेगा, H3 लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, चीज़ याद हुई, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि डाटा पैटर्न्स के द्वारा रिसेंटली एक इंडिजीनियसली बिल्ट चेकआउट सिस्टम दिया गया है इसरो को। ठीक है, डाटा पैटर्न्स ने डिलीवर किया इसरो को इंडिजीनियसली चेकआउट सिस्टम। ये इंडिजीनियस चेकआउट सिस्टम जो रहेगा ना आपका गगनयान मिशन में यूज होने वाला है 2022 या 2023 में, जब इसको लॉन्च करा जाएगा हम इंडिया की 75वीं इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, मतलब जब इंडिया को 75 साल हो जाएंगे तब ये 2022 या 2023 में जब भी रेडी हो जाता है उस टाइम फ्रेम के बीच में इसको लॉन्च करने का प्लान है। एंड ये जो आपका गगनयान मिशन है इसमें याद रखिएगा कि तीन एस्ट्रोनॉट्स को इंसानों को हम स्पेस में ले जाएंगे कम से कम 5 से 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये इसरो का मिशन रहने वाला है एंड इसका जो बजट रहेगा रफली अराउंड 10,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा कंपनी का डाटा पैटर्न्स। डाटा पैटर्न्स ने चेकआउट सिस्टम, मतलब इंडिजीनियसली, मतलब इंडिया के अंदर बना हुआ चेकआउट सिस्टम, ये सिस्टम डेवलप करके दिया है किसको, इसरो को। इसरो के कहाँ काम आएगा, ये आएगा गगनयान मिशन में काम। ठीक है, जो कि 2022 या 2023 में लॉन्च करने की बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे और चीज़। डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया इंडिजीनियसली बिल्ट चेकआउट सिस्टम और दिया किसको, इसरो को हैंड ओवर कर दिया है उनके गगनयान मिशन के लिए। ये इंडिया की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान। आगे जब ये लॉन्च होगा तो ये समझ लेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और आज के टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इसके। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रहेगा और ये भी है वर्क कहाँ हो रहा है, चेन्नई में। ठीक है,
जो आपका चेकआउट सिस्टम है ना, ये यूज फॉर परफॉर्मिंग हेल्थ चेक्स ऑन ऑल द केबल्स हार्नेस असेंबलीज यूज्ड इन द क्रू मॉडल ऑफ द गगनयान मिशन। ठीक है, मतलब उसकी हेल्थ चेक्स पे, मतलब केबल्स ठीक है या नहीं, उन सब को क्या उनका कनेक्शन ठीक है या नहीं, उस पर वर्क करेगा। एंड उसके लिए आपका ये चेकआउट सिस्टम डेवलप किया गया है, किनके द्वारा? डाटा पैटर्न्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये रिसीव किया गया था के जेवियर राजा जी, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं HSFC, जो कि है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के। एंड ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ही आपका रिस्पॉन्सिबल है गगनयान प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऑलराइट, गगनयान प्रोजेक्ट ये आपका शेड्यूल है 2022-23 के लॉन्च के लिए। इससे रिलेटेड डाटा देखें तो ये 10,000 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा मिशन। एंड ये 3 मेंबर क्रू का मिशन होने वाला है, जो कि 5 से 7 दिन अपने स्पेस में गुजारेंगे। ये लॉन्च किया जाएगा कि इंडिया के 75 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। ऑलराइट, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया जो बन जाएगा वर्ल्ड का चौथा नेशन जिन्होंने अपने क्रू को स्पेस में भेजा। सबसे पहले थी रशिया, USA, चाइना और फिर इंडिया। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान मिशन इन फंक्शन अंडर इसरो के अंडर काम करता है ऑब्वियसली। देन HSFC की बात करें तो HSFC विल कैरी आउट एंड टू एंड मिशन प्लानिंग डेवलप, मतलब ये कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो भी काम होगा ना, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आपका ये एक सेंटर बना दिया गया है, जहाँ पे मतलब इससे रिलेटेड आपका गगनयान मिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सारा जो वर्क होगा, जो इंजीनियरिंग होगी कि वहाँ पे लोगों को कैसे डील करना है, इवन जो वहाँ पे रहेंगे वहाँ उनके स्पेस सूट्स वगैरह, तो जो भी इंजीनियरिंग प्रोसेस वगैरह, क्रू सिलेक्शन, ट्रेनिंग, आपके सब कुछ वहीं पर आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर पर ये कराएगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, याद रखिएगा, इसरो एंड IIST के बारे में। इसरो एंड IIST है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसरो एंड आपका IIST, याद रखिए, दोनों आप कोलैब करके एक जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज, मतलब एडवांस एक्टिविटीज, जो एडवांस ऑपरेशंस होते हैं, एडवांस प्रोजेक्ट्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन पर ये दोनों मिलके अब वर्क करेंगे, जो अभी तक इसरो या कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड डाटा पढ़ें, इसरो हैज पार्टनर्ड विद IIST टू टेक जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका जो वर्क करेंगे ना, न्यू एडवांस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, विच हैव नॉट बीन अंडरटेकन सो फार बाय इसरो एंड विल बी टेकन अप फॉर द डेवलपमेंट। ठीक, तो ये जो इसरो वर्क करेंगे ना, जो इनका क्या है, इन्होंने एक टीम इस्टेब्लिश करी। वो क्या है, अब क्या करेगी वो टीम, उससे क्या आगे देखते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टनरशिप मॉडल इन इंडिया, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन। क्या कि एक टीम सेटअप की जाएगी जो क्या करेगी कि जो चैलेंजेस फेस कर सकते हैं हम स्पेस में, या फिर जो भी और हम मॉडर्न अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें एडवांसमेंट ला सकते हैं, उस पर रिसर्च करेगी। एंड वो क्या देखेगी कि क्या जो हम टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट्स हम ला रहे हैं, क्या वो फैकल्टी ऑफ IIST वर्क कर सकती है उस पर। एंड अगर वो अप्रूव करते हैं तो ये जॉइंट रिसर्च होने वाली है, एंड दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे आगे वर्क करेंगे। A framework has been framed with the capacity building program office. It will act as a focal point for coordinating joint research activities between the two entities. ये मतलब वही कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस लाए हैं। क्या है कि ये मिलके वर्क करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हम आगे अपने जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी है, हम क्या उसको आगे धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। एन एडवांस स्पेस रिसर्च ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड। देखा, एक एडवांस स्पेस रिसर्च ग्रुप बनाया गया है कि जो आइडेंटिफाई करेगा कि वेरियस एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंस टू इसरो, मतलब जो इसरो के सेंटर्स पर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स, एंड वो मैच करते हैं इंटरेस्ट ऑफ IIST फैकल्टी। मतलब IIST के जो टीचर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो आगे मिलके उनकी जो टीम है, उनके इंटरेस्ट के साथ मैच करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे आगे वर्क करने वाले हैं इसरो एंड IIST मिलकर। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी मार्क करिएगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्वांटम कम्युनिकेशन हमने रिसेंटली देखा 300 मीटर तक, एंड ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट रहेगी टेक्नोलॉजी वाइज। तो क्वांटम कम्युनिकेशन हमने देखा
300 मीटर पर, कहां पर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर, जो कि गुजरात में है। ये इसरो के द्वारा टेस्ट कराया गया था, ठीक है। इसरो के द्वारा आपका ये एक टेस्ट था जो क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एंड 300 मीटर पर हमने ये देखा, ये सक्सेसफुल हुआ। ऑलराइट, एंड ये गुजरात में देखा गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर पर। द फ्री स्पेस की QKD, जो कि आपकी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, कहां पर, अहमदाबाद, गुजरात में इसको देखा गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर यह टेस्ट हुआ जहां पे क्वांटम कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ 300 मीटर तक। यह कहां पर यूज होने वाला है, यह आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ही बहुत यूज होगा, ठीक है। उसके लिए एक मेजर माइलस्टोन है। इट इज अ मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर अनकंडीशनली सिक्योर्ड सैटेलाइट डाटा कम्युनिकेशन यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी QKD, ये एक टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगी। अ नंबर ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सच एज नेविक रिसीवर्स वर यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। ये आपके नेविक आपका यूज करा गया था। ऑलराइट, ठीक है। फिर अगर बेनिफिट्स देखें क्या रहेंगे, कि जो क्वांटम क्रिप्टोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द न्यू लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, which quantum cryptography is based on the new laws of the quantum physics, which will be easier than conventional crypto system and used for data encryption relies on the complexity of mathematical algorithms। मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स, आपने एक टर्म भी सुना होगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी बन रहे हैं, एंड ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की क्या है कि जो स्पीड होगी ना, आपकी जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज को बड़े बड़े रिसर्चर्स जो सॉल्व करते हैं, पॉसिबिलिटीज होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं उसमें, तो वो क्या है, वो बहुत प्रोसेसिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके नॉर्मल कंप्यूटर का, इसलिए सुपर कंप्यूटर पे करा जाता है ये। इवन अब तो आपका अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाते हैं, तो वो जो सुपर कंप्यूटर काम एक दिन में करता था, वो आपका क्वांटम कंप्यूटर 1 मिनट में वो काम कर देगा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड होगी। एंड देखिए, जो सुपर कंप्यूटर एक दिन में काम करता है ना, वो नॉर्मल कंप्यूटर को सेम काम करने में कई साल लग जाएंगे, कई 100 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटम फील्ड में आपका जो भी एक सक्सेस मिलती है किसी भी टेक्नोलॉजी वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऑलराइट, तो अभी तो हमने क्वांटम कम्युनिकेशन देखा 300 मीटर तक, एंड ये सिक्योर्ड सैटेलाइट डाटा ट्रांसमिशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट याद रखिए, ITI ने पार्टनर किया थैलेमस इरविन्स हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के साथ, जिन्होंने ब्लॉकचेन को हेल्थ केयर सिस्टम में लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, आई रिपीट, उस प्लेटफॉर्म का नाम है गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाली जो 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, ITI एंड आपका थैलेमस इरविन्स। ये आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी रहने वाली है न्यू दिल्ली की। ऑलराइट, इन दोनों ने मिलके गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, एंड इसको हेल्थ केयर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ITI लिमिटेड, द इंडियन टेलीकॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आर्म, एंड थैलेमस इरविन दिल्ली बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म, इन दोनों ने मिलके पहली बार एक गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को लाया है। ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, किस लिए, ताकि मेडिकल डाटा को स्टोर करने के लिए। दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ वर्किंग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विद 300 पेशेंट के साथ इन्होंने स्टार्ट किया, एंड 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड के विजन को, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए ये आपका गरुड़ा प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू ब्रिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। अगर हम की पॉइंट्स को डिस्कस करें, अंडर द गरुड़ा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म द वेरी फर्स्ट POC ऑफ द AI बेस्ड टेस्टिंग वॉज कंडक्टेड बेंगलुरु एंड द सेकेंड इन दिल्ली एयरपोर्ट। पहले बेंगलुरु में हुई, फिर दिल्ली एयरपोर्ट में इसकी टेस्टिंग हुई। टू प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी, ITI हैज एस्टेब्लिश्ड अ 3-tier सिक्योरिटी डाटा सेंटर वेयर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हेल्थ कार्ड्स ऑफ सिटीजन्स विल बी सेफली स्टोर्ड, मतलब सेफली स्टोर की जाएगी। With this unique collaboration, ITI will be one of the first PSUs to store medical data on blockchain network, and India also became on the list of very few countries that have successfully demonstrated its ability to use blockchain in the healthcare system. All right,
तो याद रखिएगा ITI, ये जो आपकी ITI है ये एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स रहने वाली है। इनने थैलेमस इरविन्स एक AI बेस्ड जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड फर्म रहने वाली है न्यू दिल्ली बेस्ड, इन्होंने मिलके क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया है हेल्थ केयर सेक्टर में। एंड इसका जो नाम रहने वाला है ब्लॉक प्लेटफॉर्म का वो है गरुड़ा ब्लॉकचेन। एंड याद रखिए जो मैं ऐसे भी बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी भी आपके ब्लॉकचेन पे वर्क करते हैं। ब्लॉकचेन जैसे क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, आपने यहाँ से पेमेंट की, ठीक है, आप यहाँ से बायर हैं एंड ये सेलर है, तो क्या होगा एक तो प्रोसेस होता है कि डायरेक्टली आप बायर सेलर से कांटेक्ट कर लें, लेकिन एक क्या होता है कि बीच में वेरियस कंप्यूटर्स होते हैं, वेरियस लोकेशंस होती हैं। आपने यहाँ से लोकेशन यहाँ जाएगी, फिर ये चेक करेगा कि ये ठीक है नहीं, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगी चेक करेगा, फिर यहाँ वेरियस कई जगह पे वो स्टोर होती है एंड उसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता, पता नहीं लगता, लेकिन वो डाटा सिक्योरली एंड सेफली स्टोर हो सकता है। ऑलराइट, तो ये होती है आपकी ब्लॉकचेन एंड ये क्रिप्टो करेंसी भी इस पे वर्क करती है। एंड रिसेंटली इसको हेल्थ केयर सिस्टम में लाने की बात की गई एंड लाया गया एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम रहेगा गरुड़ा ब्लॉकचेन। एंड कौन लाया है इनको, ITI एंड थैलेमस इरविन्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी रहेगी न्यू दिल्ली की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे MV सिंधु की। MV सिंधु एक पैसेंजर कम कार्गो वेसल शिप रहने वाला है। कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था एंड डिलीवर किया जाएगा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, MV सिंधु ये आपका कार्गो या फिर इसको आप बोलिए एक कार्गो वेसल, ठीक है, पैसेंजर कम कार्गो वेसल रहेगा। इसको बनाया किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एंड डिलीवर किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, चलिए इससे बारे में अगर डाटा देखें, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया, इंडिजिनियसली बिल्ट मतलब इंडिया में ही बनाया गया, मोस्टली इसके पार्ट्स इंडिया से ही सोर्स किए गए हैं। MV सिंधु नाम रहेगा। 150 MT कार्गो वेसल कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिया जाएगा। फिर स्पेसिफिकेशन देखें तो ये 500 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है एंड कैन क्रूज एट 16 नॉट्स। नॉट्स होती है आपकी शिप्स की स्पीड वाटर में, ठीक है, KNOTS। फिर CSL विल प्रोवाइड फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर द शिप एफिशिएंट ऑपरेशन। ये आपका किस लिए, इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू ऐड न्यू शिप्स टू इट्स फ्लीट्स, मतलब अपने गिरोह में और ज़्यादा शिप्स को ऐड करने में, ताकि हम इंप्रूव कर सकते कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड एंड द आइलैंड्स, मतलब इंडिया की जो मेनलैंड है उससे कनेक्ट कर सकें आपके अंडमान एंड निकोबार को ईजिली, ताकि क्या हो सके वहाँ पे हम वेरियस हाईवेज बना सकें एंड जल्दी से जल्दी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो, ताकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे और लगे। जैसे भी बात की गई 3000 रुपये और 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और होगी, ताकि वहाँ पे क्या है पक्के रोड बन सकें, हाईवेज बन सकें, वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारा वर्क करा जा सके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अगर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे माधु एस नायर एंड इसकी लोकेशन है कोचीन, केरला। तो दो न्यूज़ और याद रखिएगा, एक तो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो है फुकागू, ये बनाया गया है जापान के द्वारा भी रिसेंटली, ठीक है, नाम है फुगाकू, जो कि एक जापानी सुपर कंप्यूटर रहेगा। इंपॉर्टेंट यही याद आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको मार्क करके ज़रूर चलिएगा कि फुगाकू है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है किनके द्वारा, जापान के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि HP जो आपका हेवलेट पैकार्ड है, ये क्या है आपके जैसे HP के आपने कंप्यूटर देखे हैं, लैपटॉप, प्रिंटर्स, तो ये सब बनाते हैं। इन्होंने रिसेंटली दुनिया का पहला PC बनाया जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाया, क्या यूज़ करके, प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके, जो कि ओशंस में मिलता है। ठीक है, तो उस प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके इन्होंने पहला वर्ल्ड का PC जो कि पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया। तो ये याद रखिएगा कि वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर किन के द्वारा बनाया गया था, प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके ओशन का, वो बनाया गया था HP के द्वारा, हेवलेट पैकेट के द्वारा। ऑलराइट, तो ये दो चीज, फुगाकू जो आपका दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, एंड HP जिन्होंने वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया यूजिंग प्लास्टिक वेट्स फ्रॉम द ओशन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।